वेलकम स्टूडेंट्स, आपका आज फिर दोबारा से 12वीं कक्षा के माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 इलास्ट्री ऑफ डिमांड ये आज का टॉपिक है और इसमें आपका स्वागत है। आप सभी बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को समझेंगे और ये पार्ट इस बुक का महत्वपूर्ण चैप्टर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 इलास्ट्री ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम चलते हैं इलास्ट्री ऑफ डिमांड में। इन दिस पोस्ट इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास वी विल बी लर्न अबाउट द इलास्ट्री ऑफ डिमांड। वी कंटिन्यूअसली प्रोवाइड यूर ऑल इकोनॉमिक्स नोट्स बट माइक्रो इकोनॉमिक्स आर सिलेबस इन फॉर्म CBSE क्लास 12 एंड हरियाणा बोर्ड क्लास 12 दीज इकोनॉमिक्स नोट्स इन हिंदी लैंग्वेज। सबसे पहले मांग की लॉज क्या होती है। इलास्ट्री ऑफ डिमांड मांग की लॉज पढ़ने से पहले हम लोग लॉज शब्द का सीखेंगे। लॉज इलास्टिसिटी शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द इलास्टिक से लिया गया है। जिस तरह से एक इलास्टिक की को खींच कर बड़ा कर सकते हैं और छोड़ने पर वो छोटा हो जाता है, उसी तरह लॉज शब्द से भी हम यही जानते हैं कि किसी विशेष तत्वों में कितनी लचक या फैलाव है, अर्थात वह विशेष परिस्थितियों में कितना फैल सकता है और सिकुड़ सकता है। मांग की लॉज की धारणा कॉन्सेप्ट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लॉज मांग को प्रभावित करने वाले संख्यात्मक तत्वों में वृद्धि या कमी के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाली कमी या वृद्धि के विस्तार की मात्रा को मापती है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु की मांग विशेष रूप से उस वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करती है। हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ाया था, आपको बताया था कि इसके निर्धारक मांग को निर्धारित तत्व कौन कौन से हैं और मांग की लॉज से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की कीमत अथवा उपभोक्ता की आय अथवा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। डोले के अनुसार एक वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मांग की लॉज कहा जाएगा। अर्थात कीमत या अन्य कारणों से जो परिवर्तन उसकी कीमत में या संबंधित आय में या संबंधित वस्तुओं की कीमत परिवर्तन मिलता है, उसके अनुरूप उसकी मात्रा में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को मांग की लॉज कहते हैं। जब वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन को किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के द्वारा मापा जाता है तो उसे उस मांग की कीमत लॉज कहते हैं। जब मांगे की मात्रा के परिवर्तन को उसकी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के साथ मापा जाता है तो उसे मांग की आय लॉज कहते हैं। इस तरह जब वह वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन को उससे संबंधित दूसरी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है तो इसे मांग की आड़ी या तिरछी लॉज कहा जाता है। इससे अतएव मांग की लॉज के मुख्य 3 रूप की होती है। नंबर 1 मांग की कीमत लॉज, नंबर 2 मांग की आय लॉज और नंबर 3 मांग की आड़ी लॉज। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे 12वीं कक्षा का जो हरियाणा बोर्ड द्वारा संचालित इकोनॉमिक्स का सिलेबस में सिर्फ मांग की कीमत लॉज हुई है, इसलिए हम मांग की आय लॉज और आड़ी लॉज को नहीं पढ़ेंगे। तो मांग की कीमत लॉज क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमारे लिए मुख्य है। कीमत की लॉज कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। मांग की कीमत लॉज से हमें ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग में कितने प्रतिशत कमी होगी या कीमत कम होने से मांग में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि मांग की लॉज द्वारा परिवर्तन की मात्रा ज्ञात होती है जबकि मांग के नियम द्वारा परिवर्तन की दिशा ज्ञात होती है। अर्थात मांग की कीमत लॉज कॉमा ब्रैकेट के अंदर माइनस मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मार्शल के अनुसार अकॉर्डिंग टू मार्शल मांग कीमत लॉज कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। अर्थात मांग में परिवर्तन ऊपर लेंगे हम और नीचे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन लेंगे। बोल्डिंग ने भी इसकी परिभाषा दी है। तो अकॉर्डिंग टू बोल्डिंग मांग की कीमत लॉज किसी वस्तु की कीमत लॉज में होने वाले परिवर्तन की प्रतिक्रिया स्वरूप मांगे की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का माप है। मांग की कीमत लॉज की कौन कौन सी कोटियाँ हैं, आज इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अर्थशास्त्र में मांग की लॉज की मात्राओं का अध्ययन 5 कोटियाँ 5 श्रेणियों में किया जाता है जो निम्नलिखित प्रकार से है। नंबर 1 पूर्णतया लॉजदार मांग, परफेक्ट इलास्टिसिटी मांग। यह किसी वस्तु की पूर्णतया लॉजदार मांग
अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें प्रचलित कीमतों पर मांग अनंत होती है। इस स्थिति में कीमत में थोड़ा सा बढ़ने पर भी मांग शून्य हो जाती है। देखिए, ये आपका मैं चित्र दिखा रहा हूँ, यह ऑनलाइन क्लासेज का चित्र है, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है। आपका इस चित्र में जो डी वक्र है वो अनंत है, चाहे आपकी मात्रा 10, 20, 30 थोड़ी सी कीमत में कमाए तो बहुत कम होगी, और बहुत थोड़ा सा कीमत बढ़ी तो मात्रा बहुत ज़्यादा कम होगी, और थोड़ी सी कीमत घटी तो मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी। इलास्टिसिटी अनंत होती है। रेखा चित्र में पूर्णतः लोचदार मांग प्रकट की गई। डी मांग वक्र पूर्णतः लोचदार मांग को प्रकट कर रहा है, जो कि OX के समांतर होता है। इस अवस्था में मांग की लोच अनंत होती है, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू अनंत। पूर्णतः प्रतियोगिता बाजार की अवस्था में एक क्रम की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। नंबर 2, पूर्णतः बेरोजगार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग, यहाँ शब्द गलत लिखा हुआ है। परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये शब्द बेलोचदार, इसकी जगह ये आना चाहिए था, पूर्णतः बेलोचदार। तो पूर्णतः बेलोचदार में किसी वस्तु की कीमत उस समय पूर्णतः बेलोचदार होती है जब वस्तु कीमत में परिवर्तन के होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। रेखा चित्र में पूर्णतः बेरोजगार मांग प्रकट की है। रेखा चित्र देखिए, आप इस रेखा चित्र में डी वक्र OY के पैरेलल है। तो यहाँ पर कीमत 2 है तो भी इतनी मांग है, 4 है तो भी इतनी मांग है, और कीमत 6 है तो भी इतनी मांग है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं है। इसे हम बेरोजगार कहेंगे। तो इस अवस्था में डी मांग वक्र OY के समांतर होता है। इसमें प्रकट होता है कि जब वस्तु की कीमत 2 है तो मांग की गई है, 4 है, कीमत बढ़कर 4 है तो 6 हो जाती है, तो भी कीमत में होने वाले परिवर्तन की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस अवस्था में मांग की लोच शून्य होती है, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। अगला इकाई लोचदार की मांग, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इकाई लोचदार मांग स्थिति वह स्थिति है जिसमें कीमत में परिवर्तन के होने वाले के परिणामस्वरूप मांग में इतना परिवर्तन होता है कि वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय स्थिर रहता है। अन्य शब्दों में इकाई लोचदार मांग उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, मांग में भी उतना ही प्रतिशत परिवर्तन हो जाए। उदाहरण के लिए, यदि कीमत में 10% की कमी आती है तो मांग 10% वृद्धि हो जाए, तो यह इकाई लोचदार दर्शाता है। यानी बराबर, जितना घटा कीमत घटी उतनी मांग बढ़ी। इसका भी हम चित्र आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसमें P से P1 जितनी घटी है कीमत उतने ही क्वांटिटी बढ़ गई है, तो इसको इकाईदार लोच कहेंगे हम। इसके बाद अगला रेखा चित्र डी वक्र में इकाई की मांग लोच प्रकट कर रहा है। स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। प्रारंभ में OP कीमत पर OP1 की मात्रा मांगी जाती है। कीमत कम होकर OP1 हो जाने पर मांगी गई मात्रा OQ से OP1 हो जाती है। इस स्थिति में जितना कीमत में परिवर्तन हो उतना ही मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होती है। मांग इकाई लोचदार मांग, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार मांग स्थिति वह है जिसमें कीमत में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप वस्तुओं की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कीमत में कम होने से उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल खर्च बढ़ जाता है तथा कीमत में कम बढ़ने पर कुल खर्च कम हो जाता है। अन्य शब्दों में इकाई से अधिक लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, मांग में से ज़्यादा परिवर्तन हो। उदाहरण के लिए, यदि कीमतों में 10% कम हो जाए और मांग में 15% की वृद्धि हो जाए तो ये इकाई से अधिक लोचदार मांग को दर्शाता है। ये आपका चित्र आप इसमें देख सकते हैं। कीमत P से P1 में थोड़ा अंतर है, जबकि Q से Q क्वांटिटी में ज़्यादा अंतर है, अर्थात इसके बाद इकाई से कम लोचदार, लेस देन द यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। इकाई से कम लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वस्तुओं की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कीमत में कम होने पर किया जाने वाला कुल खर्च कम हो जाता है तथा कीमत में वृद्धि होने पर कुल खर्च बढ़ जाता है। अन्य शब्दों में इकाई से कम लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन हो। उदाहरण के लिए, यदि कीमत 10% कम हो जाने पर मांग में 8% वृद्धि हो तो इकाई से कम लोचदार है।
यानी कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है मांग में से कम प्रतिशत परिवर्तन होता है तो उसे हम इकाई से कम रोजगार कहते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं जितना कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है मांग क्वांटिटी में से कम है। अगला आपका है कीमत की लॉस का माप, मेजरमेंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लॉस के मापने से हमें ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की मांग की लॉसदार मांग है या इकाई से अधिक है अथवा इकाई से कम है। तो इसको मापने की 3 विधियाँ, नंबर 1 कुल विधि, नंबर 2 अनुपातिक या प्रतिशत विधि, तीसरी ज्यामिति या ग्राफिक विधि या बिंदु विधि। सबसे पहले हम कुल विधि की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। मांग की लॉस मापने की कुल विधि का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया था। इस विधि के अनुसार मांग की लॉस को मापने के लिए मालूम किया जाना आवश्यक है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाले व्यय में कुल व्यय पर कितना प्रतिशत किस दिशा में होता है। इस विधि के अनुसार कुल मांग की कीमत लॉस निम्न प्रकार की श्रेणियाँ हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत के कम या अधिक होने पर उस पर किए जाने वाले कुल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो मांग की लॉस इकाई के बराबर होते। किए जाने वाले कुल खर्च पर, यहाँ गलत लिखा है, किए जाने वाले कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो मांग की लॉस इकाई के बराबर होती है। नंबर 2, जब किसी वस्तु की कीमत कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाए और वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाए, अर्थात कीमत और कुल व्यय में ऋणात्मक संबंध हो तो स्थिति में मांग की लॉस इकाई से अधिक होती है। जब किसी वस्तु की कीमत कम होने पर कुल व्यय भी कम हो जाए, कीमत बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ जाए, अर्थात कीमत और कुल व्यय में धनात्मक संबंध है तो उस वस्तु की मांग की लॉस इकाई से कम या बेलौसदार कम होती है। इसे हम निम्नलिखित तालिका द्वारा दिखा सकते हैं। स्थिति करें हम। ये स्थिति, यदि आपकी कीमत 2 है, मात्रा 4 है तो कुल खर्चा 8 है। यदि आपकी कीमत कम हो जाती है और कुल मात्रा से कोई मतलब नहीं हमारी और कुल खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो इकाई के बराबर है। यहाँ पर हमारी लॉस, यदि हमारा कुल खर्च 2 रुपये है और डिमांड 4 है और कुल खर्चा 8 है, हमारी कीमत कम हो जाती है, 2 से 1 रुपये हो जाती है और कुल व्यय कीमत कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाता है तो ये इकाई से अधिक है। और तीसरी अवस्था ये हो सकती है कि 2 पर हमारा कुल खर्चा अच्छा है और कम होने से कीमत 2 से 1 रुपये हो गया है तो कम हो गया है, कुल खर्चा भी 6 से घट करके 4 रुपये हो गया तो यहाँ पर इकाई से कम है। मांग की लॉस को मापने की कुल विधि को हम निम्नलिखित रेखा चित्र प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। ये रेखा चित्र आप बना सकते हैं। इस रेखा चित्र से बहुत आसान से हो सकता है। आप देखें ये रेखा चित्र पूरा, यहाँ पर देखिए, पहला आप इसको ध्यान से देखें और इसको फिर व्याख्या करते हैं हम आगे जाके ने। पहले कीमत P है, P से कीमत M हो जाती है तो आपका TE से T1 हो जाता है, TE से T1 कुल व्यय हो जाता है। हमारा OY पर प्राइस है और OX पर टोटल एक्सपेंडिचर है। P से M कीमत होने पर हमारा जो कुल खर्चा है वो TE से T1 हो जाता है, अर्थात बढ़ जाता है। कीमत भी बढ़ गई और कुल खर्चा भी बढ़ गया। इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ लेस देन 1 है। और कीमत M से कीमत N हो जाने पर हमारा TE कुल एक्सपेंडिचर है वो TE है, BC है जो बराबर ही है, उतना ही रहा है तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ इकाई के बराबर है। और जब N से R कीमत हो जाती है तो कीमत बढ़ जाती है बट B बिंदु से नीचे घट जाती है। TE1 से TE2 टोटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि TE से कम है, T2 TE से कम है और प्राइस बढ़ी है, यानी विपरीतार्थक संबंध, ऋणात्मक विपरीतार्थक संबंध, उल्टा संबंध है तो यह इकाई से अधिक है। रेखा चित्र OY पर कीमत OX पर कुल व्यय को प्रकट किया गया। TE कुल व्यय वक्र है, TE के बीच का BC भाग पर कीमत के
लॉस को प्रकट करता है, अर्थात कीमत को OM से बढ़कर OP हो जाने पर कुल व्यय की मात्रा स्थिर रहती है, आती है इकाई के बराबर को दर्शाता है। इसी प्रकार CE वक्र CE इकाई से कम लोचदार मांग को दर्शाता है। कीमत के OM से घटकर OP होने पर कुल व्यय को घट जाता है, अति इकाई से कम लोचदार को दर्शाता है। TE कुल आय वक्र का TE विभाग की इकाई से अधिक लॉस को दर्शाता है। कीमत के ON से बढ़कर OR होने पर कुल व्यय कम हो जाता है, अर्थात यह मांग के इकाई से अधिक लॉस को दर्शाता है। अब अगली विधि है इसकी अनुपातिक या प्रतिशत मेथड। मांग की लॉस को मापने की दूसरी विधि प्रतिशत या अनुपातिक विधि का वर्णन हम सबसे पहले डॉक्टर मार्शल ने किया था। इस प्रणाली के अनुसार मांग की लॉस को अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले परिवर्तन से भाग दे दिया जाता है। ध्यान से देखने वाली बात है, मांग में होने वाले अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है, यानी मांग ऊपर आएगी और कीमत नीचे आएगी। इस विधि का लिए हम एक सूत्र है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे देखिए। परसेंटेज मेथड में ऊपर मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन सूत्र लगाने से कीमत पर अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन और माइनस का चिन्ह आगे लगाना आपने। मांग में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन को लिखते हैं मांग में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग गुणा में 100। नीचे कीमत में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कीमत गुणा में 100, 100 से 100 कट गया। ऊपर क्वांटिटी 1 माइनस क्वांटिटी बटे Q और नीचे माइनस का निशान आगे आपने लगाना है। P1 माइनस P1 बटे में P इक्वल टू ये बस आपका हो गया डेल्टा Q बटे Q डेल्टा P बटे P। इसको हम डिवाइड भाग करेंगे तो माइनस आगे डेल्टा Q बटे Q भाग में डेल्टा P बटे P। इसको दोबारा से आगे सरल करेंगे तो P बटे Q गुना में डेल्टा Q पलट पीछे वाली रकम बदल जाएगी बटे में डेल्टा Q बटे डेल्टा P। तो ये था आपका अनुपातिक मेथड। इसमें तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। यहाँ AD या मांग की कीमत लॉस है, डेल्टा Q मांग की मात्रा में परिवर्तन है, डेल्टा P कीमत में परिवर्तन है, P प्रारंभिक कीमत है, Q प्रारंभिक मांग है, डेल्टा चिन्ह जो त्रिभुज के आकार का चिन्ह है डेल्टा को कहा जाता है। इसमें विशेष नोट, अनुपातिक या प्रतिशत विधि में सूत्र से पहले माइनस का निशान ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि कीमत और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होने के कारण मांग की मात्रा हमेशा ऋणात्मक होती है। इस ऋणात्मक प्रभाव को खत्म करने के लिए सूत्र में माइनस का निशान या ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है। इसके साथ यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में यदि संख्यात्मक प्रश्नों में मांग की लॉस ऋणात्मक से पहले ऋणात्मक चिन्ह लगाया गया तो स्थिति में ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। निम्नलिखित उदाहरण द्वारा देखिए, जब आइसक्रीम की कीमत 4 रुपये से 2 हो जाती है और उसकी मांग 1 से बढ़कर 4 हो जाती है तो प्रतिशत विधि द्वारा सूत्र कैसे निकालेंगे। यहाँ पर प्रारंभिक कीमत 2 है, नई कीमत 2 है, कीमत परिवर्तन 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा। प्रारंभिक मांग 1 है, नई मांग 4 है, तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो ये हम फार्मूला रखेंगे, फार्मूले में हम सूत्र रखेंगे तो 4 बटे 1 गुणा में 3 माइनस 2 माइनस से माइनस कट गया और 2 दूनी 4 3 दूनी 6 इकाई से अधिक है इसमें। तीसरी आपके ज्यामिति विधि या ग्राफिक विधि, इसको सरल करेंगे। ज्यामिति मेथड या ग्राफिक मेथड या पॉइंट मेथड बोलते हैं इसको। इस विधि का प्रयोग किसी मांग वक्र के किसी विशेष बिंदु पर मांग की लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ, चित्र में देखिए आप कोई भी जो रेखा है DD रेखा है, इस रेखा पर कोई पॉइंट आपका उस पॉइंट पे क्यों है तो उसमें दिया हुआ है इसमें बिंदु और बिंदु से ऊपर के मापना। तो ऊपरी वाले बिंदु का जो निचला भाग है उसको ऊपर वाले भाग से भाग दे देंगे तो मांग की लॉस निकल आएगी। रेखा चित्र DD वक्र है और इस वक्र के किसी भी बिंदु का DD मांग वक्र है। इस मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लॉस मालूम करने के लिए बिंदु रेखा के नीचे हिस्से को बिंदु रेखा के ऊपर के हिस्से से भाग कर दिया जाता है। मांग की लॉस भी बिंदु पर बिंदु से निचला भाग ऊपर का भाग आ जाता है। मांग की कीमत लॉस को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। मांग की लॉस को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से तत्व वस्तु के प्रकृति, साधारणतः देखे गए अनिवार्य वस्तुओं जैसे नमक, माचिस में पुस्तकें की मांग कम लोचदार होती है। विलासिता की वस्तुओं से एयर कंडीशनर, फर्नीचर आदि की मांग अधिक लोचदार होती है। आरामदायक वस्तुओं से कूलर, पंखे की मांग इकाई के बराबर होती है। संयुक्त मांग वाली वस्तुओं या पूरक वस्तुओं जैसे कार, पेट्रोल, पेन और चाय इत्यादि की मांग साधारणतः बेलोचदार होती है। उदाहरण के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर भी
पेट्रोल की अधिक मांग कमी नहीं होगी यदि कारों की मांग में कमी नहीं भी हुआ है। नंबर स्थापना वस्तुओं की उपलब्धि। जिन वस्तुओं का स्थापना वस्तु जैसे चाय, कॉफ़ी या पेप्सी कोला उचित कीमत पर उपलब्ध हैं तो उनकी मांग अधिक रोजगार होती है। इसका कारण यह है कि यदि किसी वस्तु की कीमत उसके स्थापन की तुलना में कम हो जाती है तो लोग उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेंगे। जिन वस्तुओं के स्थापन नहीं होते उनकी मांग अपेक्षाकृत बेरोजगार होती है। विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं। जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं उनकी मांग अधिक बेरोजगार होती है, अर्थात कीमत में परिवर्तन पर उसकी मांग के परिवर्तन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए दूध का प्रयोग मिठाई बनाने, बच्चे को पिलाने, चाय, कॉफ़ी आदि बनाने के लिए किया जाता है। यदि दूध की कीमतें बढ़ जाती है तो वे केवल आवश्यक कार्यों के लिए प्रयोग करेंगे, बाकी बंद कर देंगे। यदि आसान सस्ता हो जाता है तो सभी कार्यों के लिए यूज़ किया जाएगा। उपभोग का स्थगन। जिन वस्तुओं के उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है उनकी मांग रोजगार होती है। उदाहरण के लिए यदि मकान बनाने की मांग को भविष्य के लिए स्थगित किया जाता है तो मकान बनाने की सीमेंट आदि की मांग रोजगार होती है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की मांग भविष्य के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता उनकी मांग कम रोजगार होती है। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तकें। उपभोक्ता की आय। जिन लोगों की आय बहुत अधिक या बहुत कम होती है उनके द्वारा मांगे जाने वाली वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है। इसका कारण है कि कीमत में घटने या बढ़ने से इन लोगों के द्वारा की जाने वाली मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मांग रोजगार होती है। उपभोक्ता की आदतें। उपभोक्ता की जिन वस्तुओं की आदत पड़ जाती है जैसे पान, सिगरेट, चाय आदि, इनकी मांग बेरोजगार होती है। इसका कारण यह है कि इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर भी उपभोक्ता अपनी आदत के कारण इनकी मांग कम नहीं कर पाता। ये था आपका ये कुछ तो ज़्यादा नहीं करते, आपका मुख्य मैंने बता दिया है। ये आपके लिए खास बातें थी इसमें। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में भी किया। मुझे कमेंट लेकर बताएं कि वीडियो ठीक है या नहीं, या छोटी बनाई जाए या बड़ी। कुछ न कुछ कमेंट अवश्य दिया करें ताकि मुझे मनोबल मिले और उसी अनुसार फिर अगली वीडियो बनाई जाए। और यदि अच्छी लगती हो तो शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।